आज हम लोग संबंध एवं फलन स्टार्ट करने चल रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन और फंक्शन ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है और स्टूडेंट्स को हमेशा टफ भी लगती है ये एक्सरसाइज, लेकिन एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं होती ज़्यादा। आप अगर इसको गहराई से समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी आसान लगेगी आपको। अब रिलेशन और फंक्शन आप जानते हैं प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो उस जगह पर आती है जब उसका प्रीवियस नॉलेज उसके पास नहीं होता। जैसे संबंध एवं फलन आए हैं पढ़ने, तो आपको क्लास 11th में इससे रिलेटेड जो भी कुछ बताया गया वो आपको नहीं अगर मालूम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको। इसीलिए मैं एक काम कर देता हूं कि सबसे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें जो इससे संबंधित हैं, क्लास 11th में थी, मैं उनको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। आप थोड़ा गौर से देखिएगा। ये मैंने दो समुच्चय मान लिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 5 6 7 8। अगर आपको शायद याद हो, इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करा करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कैसे करते थे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू समुच्चय ए और सेट बी, इन दोनों का कार्तीय गुणन करने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? 1, 5, 1 6, 1 7, 1 8 ऐसे। फिर 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, फिर 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, फिर 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4 के साथ 8। ये हमने कर लिया सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों का कार्तीय गुणन। समझ आया? समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ कार्तीय गुणन में पहले 1 के साथ 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 ऐसे। फिर 2 के साथ चारों नंबर, फिर 3 के साथ चारों नंबर, फिर 4 के साथ 4 के चारों नंबर। मैं आपको बताऊं इन सब को क्या बोला जाता है, याद है आपको? इन सब को बोलते हैं क्रमित युग्म। ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? क्रमित युग्म कहे जाते हैं, अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म कहे जाते हैं। क्रमित युग्म क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये जितने भी जोड़े बने हुए यहां पर, इन सब का अपना एक निश्चित क्रम है। कैसे निश्चित क्रम है? निश्चित क्रम ऐसे है कि जितने भी युग्म बने हैं सबका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है और सबका सेकंड एलिमेंट कहां से लिया गया है? सेट बी से। तो आप किसी को भी चेक करके देखो, ये आपको सेट ए से मिलेगा और बाद वाला जो एलिमेंट है वो आपको सेट बी से मिलेगा। तो किसी भी पेयर में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेट, क्योंकि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो किसी भी पेयर में ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एलिमेंट बी से हो और सेकंड एलिमेंट ए से हो, किसी में नहीं होगा। सारे क्रमित युग्मों में, सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से होगा। यही रीजन है कि हम इनको क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। ये जितने भी युग्म है सब क्रम से लिए गए हैं, इनका क्रम तोड़ा नहीं हमने बीच में, इसलिए इनका नाम क्रमित युग्म रखा जाता है। तो ये तो कार्तीय गुणन की बात हो गई। इसके बाद एक पॉइंट आता है यहां पर, मैं बात करना चाहता हूं उसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, पहली बात तो मैं बताऊं, रिलेशन को रिप्रेजेंट काहे से करते हैं? कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित किया करेंगे। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, थोड़ा सा ऐसे इसको लिखते हैं।
रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, ये इसका मतलब है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध होगा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। याद रहेगा आपको क्या होता है ये? तो मैं आपको बताऊं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, जिसे कुछ खास तरीके से लिया गया हो। सबसेट आप समझते हैं, उप समुच्चय। सबसेट किसको कहते हैं? अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपलब्ध हैं तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, सबसेट बोलते हैं। लेकिन याद रहे उस समय इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, उस समय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर संबंध की बात हो रही, तो मैंने बोला जो संबंध होता है ए से बी में संबंध, वो ए क्रॉस बी का ही एक उप समुच्चय होता है, एक सबसेट होता है, जिसे एक स्पेशल तरीके से हम ले लेते हैं। अब वो खास मैनर कुछ भी हो सकता है, वो जो स्पेशल मैनर होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। पहले रिलेशन के बारे में मैं बताऊं। रिलेशन के बारे में एक आप बड़ी सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप हमेशा याद रखें, समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध होगा, इसे आप आर से लिखते हो, ये होता है, क्या होता है? उप समुच्चय होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। टेकन इन सम मैनर, कुछ खास तरीके से लिए गए तरीके से, कोई भी खास रूल लगा करके अगर ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट निकाल लेंगे हम, तो वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, और वो जो सबसेट बनेगा वही ए से बी में क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। देखिए, जैसे मैं यहां पर एक आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, मैंने एक संबंध लिया जो कि ए कॉमा बी टाइप का संबंध होगा, ठीक है, ए कॉमा बी, जिसमें ए एंड बी both are even for all A belongs to A and B belongs to B। थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करें। ये एक रिलेशन मैंने बनाया। पहली बात तो मैं फिर से आपको बता दूं, संबंध A से B में जो संबंध होता है वो क्या होता है? समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है, जिसे कुछ खास तरीके से लिया गया होता है। और उप समुच्चय किसको कहते हैं? कुल मिला के बड़ी सीधी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, यहां से कुछ या सारे एलिमेंट अगर आप निकाल लेते हैं बाहर और लिख लेते हैं निकाल करके, पर उनका कुछ स्पेशल तरीका होना चाहिए कि क्यों निकाल दिया आपने। तो उस जो निकाल के आप यहां पर एक नया सेट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो इस ए से बी में क्या चीज है? संबंध है। जैसे मैंने एक लिखा यहां पर, ए कॉमा बी एक संबंध दर्शाएगा जिसमें ए और बी दोनों ही कैसे नंबर होंगे? सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगे, दोनों सम संख्याएं होंगी। और याद रहे, जहां ए जो है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट हो वो समुच्चय ए से लिया गया हो, और जो ये बी हो यानी कि सेकंड एलिमेंट वो समुच्चय बी से लिया गया हो। मैंने ये रिलेशन बनाया, देखो
क्या करना है, दोनों कैसे चाहिए, सम निकाल लो यहां से। कौन सा निकलेगा, एक तो ये आ जाएगा 2 6, एक आ जाएगा 2,4, नहीं 2 4 नहीं है, 2 8 आ जाएगा, फिर एक आएगा 4,6, 4,8। ये एक समुच्चय तैयार हो गया। इससे ज्यादा एलिमेंट तो नहीं लाए जा सकते। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक जो सेट आपने तैयार किया, इसके सारे एलिमेंट यहां पर मौजूद है कि नहीं? तो ये ए क्रॉस बी का क्या है, एक उप समुच्चय है, इसलिए ये ए से बी में एक संबंध है। और देखिए, इसको हमने एक स्पेशल मैनर में लिया हुआ है, एक खास तरीके में लिया है, इसलिए ये ए से बी में क्या है, संबंध। ए से बी में संबंध को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। हम चाहें तो इसका एक और एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे आर एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिसमें क्रमित युग्म ए कॉमा बी टाइप का हो, और ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, विषम नंबर होने चाहिए। ए एंड बी बोथ आर ऑड, दोनों विषम होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसका क्या मीनिंग है बताइए? ए से बी में एक संबंध ऐसा है जिसमें क्रमित युग्म के जो ए और बी हैं दोनों ही कैसे होने चाहिए, विषम। जहां जो अवयव ए हो वो समुच्चय ए से लीजिए, अवयव बी जो हो वो समुच्चय बी से लेना चाहिए आपको। तो अब आप बताएं, ये संबंध को आप यहां से बनाओगे तो कैसा बनेगा? 1 5 1 7, इसके बाद क्या मिलेगा 3 5 3 7, बस इतना ही मिलेगा। अब फिर से आप देखें, ये एक रिलेशन ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं, इसलिए ये भी ए से बी में एक संबंध है। समझ आ गया आपको? और देखिए एक चीज, एक स्पेशल मैनर में लिए गए थे कि दोनों विषम संख्याएं थी, तो सारी प्रॉपर्टी जो रिलेशन में होनी चाहिए वो ये फुलफिल करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये ए से बी में क्या है, संबंध है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखिए, ए क्रॉस बी के ही उप समुच्चय निकालते हैं कुछ खास तरीके से, तो उनको हम ए से बी में क्या बोल देते हैं, संबंध। हमने दो संबंध तो अभी आपको निकाल के दिखाए। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह से अगर हम कोशिश करें ढूंढने की, अगर इस तरह से हम ढूंढने की कोशिश करें तो ए से बी में कितने संबंध हमको मिल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमको मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी हुई थी कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे? क्या मैंने बोला, अगर दो समुच्चय ए और बी हैं, ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में कुल अवयवों की संख्या p है और समुच्चय बी में कुल अवयवों की संख्या q है, तो उस वक्त ए से सेट बी में संबंधों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? कुछ बात समझ आ रही है मेरी? ये ए क्रॉस बी है, उससे अभी अभी मैंने दो संबंध बना के आपको दिखाए। अब मन में क्वेश्चन आया कि अगर यहां से दो संबंध ये बन सकते हैं तो समुच्चय ए से समुच्चय बी के बीच में टोटल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर समुच्चय ए में p अवयव हैं, समुच्चय बी में q अवयव हैं,
तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की जो टोटल संख्या बनेगी वो होगी 2 to the power p into q। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इतने बन पाएंगे। जैसे अगर इसके बारे में बात करें, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अगर ए में भी 4 हैं, बी में भी 4 हैं, तो 2 की घात 4 गुणे 4 करोगे आप, 2 की घात 16 आएगा। अब 2 to the power 16 कितना बड़ा नंबर होगा? ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। अगर ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा मतलब इस सेट से इस सेट के बीच हम 2 to the power 16 संबंध तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर इतना बड़ा होगा कि मेरे लिए आपको बताना और आपके लिए उसको समझना दोनों असंभव होंगे। इसलिए ना तो हम उसको कर पाएंगे और ना आप उसको समझ पाएंगे। पर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कितने टोटल हम संबंध बना सकते हैं, ये उसका एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ध्यान रहेगा आपको? अच्छा, इसी में ये तो ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसमें हम एक चीज देखना चाहते हैं। ये तो हमने किसकी बात की अभी? संबंध की। अब हम बात करना चाहते हैं फलन की, कि फलन क्या होता है। संबंध समझ में आया? अगर मैं बोलूंगा P से Q में संबंध, तो आप क्या समझेंगे कि एक सेट P है, एक सेट Q है, और P क्रॉस Q में से कुछ एलिमेंट कुछ खास तरीके से निकाले गए होंगे, वो P से Q में क्या बनेगा? संबंध। संबंध को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। समझ आया? और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 to the power p into q, where p is the number of elements in set A and q is the number of elements in set B। उससे आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हो। तो ये इनको कहा जाएगा संबंध। अब हम थोड़ा देखेंगे फंक्शन किसको बोलेंगे, फलन किसको कहा जाएगा। तो आप इसे नोट करें, हम फलन के बारे में बात करते हैं। अब हम फंक्शन देखना चाहते हैं कि फंक्शन किसको बोलेंगे, यानी कि फलन किसको कहा जाएगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा। फलन भी एक प्रकार का संबंध होता है। फलन एक संबंध ही होता है, पर उसमें कुछ शर्त है। शर्त यह है कि किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के पहले अवयव जो हों, हर क्रमित युग्म में एक पहला अवयव एक दूसरा अवयव है, तो फलन भी एक संबंध ही होता है, लेकिन किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक समान नहीं होना चाहिए। यह फलन होता है। क्या होता है? फलन भी एक संबंध ही होता है। फलन भी एक संबंध ही होता है, परंतु या जिसके फलन भी एक संबंध ही होता है जिसके किन्हीं दो क्रमित युग्मों जिसके किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है फलन की परिभाषा। फलन भी एक संबंध ही होता है, तो जो फंक्शन होगा एक्चुअली दिस इज अ रिलेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर कि किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक बराबर नहीं होना चाहिए। हम चाहें तो इसको एक और परिभाषा बना सकते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि समुच्चय ए का किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, अथवा पहले समुच्चय के किसी भी अवयव
पहले समुच्चय के किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। अब इनका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करिए। फंक्शन को एग्जाम्पल में मैं यहां पर समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन, ध्यान से देखिए फंक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे। इसमें से कोई से भी आप निकाल लो। जैसे मैंने एक चीज मैं और बताऊं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका ये होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन। आप देखेंगे इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा लिखा रहा करेगा। फंक्शन सेमीकोलन ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा लिखने का हमारा तरीका हुआ करेगा। ये उसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे हमने एक फंक्शन निकाला और या एक रिलेशन निकाल दिया, हमने एक रिलेशन, हमने यहां से कोई सा भी रिलेशन नहीं लिया, 1,5, 2,5 और ले लिए 3,6, ऐसे हमने ले लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन, फलन की क्या परिभाषा है, फलन भी एक संबंध ही होता है जिसके किन्हीं दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। कोई भी दो क्रमित युग्म हो लेकिन उनका पहला अवयव कैसा नहीं होना चाहिए, समान। आप देखो इसके 3 क्रमित युग्म इसमें है, क्या किन्हीं दो क्रमित, इसका पहला अवयव क्या है 1, क्या और किसी का पहला अवयव 1 है। इसका पहला अवयव 2, क्या और किसी का पहला अवयव 2 है। इसका पहला अवयव 3 है, तो क्या और किसी का पहला अवयव 3 है, नहीं है। तो कोई भी दो क्रमित युग्म ऐसे नहीं है जिनका पहला अवयव कैसा हो, समान, इसलिए ये फंक्शन होगा। समझ आ रहा है। और देखिए ध्यान से एक चीज, ये जो किसी भी क्रमित युग्म में जो पहले अवयव लिखा होता है और बाद में लिखा होता है, इस बाद वाले अवयव को हम बोलते हैं कि ये पहले वाले अवयव का प्रतिबिंब है। बाद वाला अवयव पहले वाले अवयव का क्या होता है, प्रतिबिंब। जैसे इसको हम यहां पर आपको बताएं, तो अगर ये क्रमित युग्म है तो इसमें क्या क्या होगा, देखो बी को ए का प्रतिबिंब, बी को ए का प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहा जाता है। समझ में आया। बी को क्या कहा जाएगा, ए का प्रतिबिंब। ए को क्या कहा जाएगा, ए को बी का प्री इमेज बोला जाता है। कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे क्या चीज, आप याद रखेंगे कि कोई भी क्रमित युग्म होगा फलन में, उसमें जो बी होगा उसको ए का प्रतिबिंब कहेंगे और जो ए होगा उसको बी का प्री इमेज कहा जाया करेगा। इमेज और प्री इमेज, इसमें किसी भी दो का प्रथम अवयव बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है। इधर जरा चेक करके देखो, ये भी तो एक रिलेशन बनाया था आपने। अगर ये एक रिलेशन बनाया था, आप इसमें देखो इसका और इसका दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो फिर ये फलन है कि नहीं है, ये फलन नहीं है।
ये रिलेशन तो है, लेकिन ये वाला रिलेशन फलन नहीं है। क्या ये फलन है? ये भी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्रमित युग्म ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट कैसा हो गया है, सेम, इसलिए। और ये भी देखो दो क्रमित युग्म ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए ये भी क्या नहीं है, ये भी फलन नहीं है। तो ये क्या है? संबंध। लेकिन ये क्या नहीं है? ये फलन नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो ये डिफरेंस होता है फलन और संबंध में। जबकि फलन एक्चुअली क्या होता है? फलन एक प्रकार का संबंध ही है। पर याद रहे, इसके किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। अब इसकी दूसरी परिभाषा हमने क्या लिखी थी? देखिए, पहले समुच्चय के किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। कितने इमेज नहीं होने चाहिए? दो। जैसे यहां पर एक की इमेज कौन है? 5। 2 की इमेज कौन है? 5। 3 की इमेज कौन है? 6। हाँ, अब देखो तो एक की इमेज कितनी? 5 है। क्या पूरे रिलेशन में एक की कोई और इमेज दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। आप फिर से एक बार इसको पढ़ें। पहले समुच्चय के किसी भी अवयव, कोई भी एक अवयव हो, उसके दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यानी कि एक का एक ही प्रतिबिंब है और वो कौन है? 5। 2 का एक ही प्रतिबिंब है और वो कौन है? 5। 3 का एक ही प्रतिबिंब है और वो कौन है? 6। ऐसा तो नहीं है कि एक का एक इमेज 5 है और एक ही का एक इमेज 6 भी है, ऐसा नहीं है। पर वो चीज यहां मिलेगी। देखो, एक का एक इमेज कौन है? 5। और एक का एक इमेज और कौन है? एक की कितनी इमेजेस हैं? 2। और वही क्या लिखे? किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो एक की कितनी इमेजेस हैं? 2। 3 की कितनी इमेजेस हैं? 2। तो फिर ये फंक्शन नहीं है। यहां पर भी 2 की कितनी इमेजेस हैं? 2। 6 और 8। 4 की कितनी इमेजेस हैं? 2। 6 और 8। तो एक एक अवयव के दो दो प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं होना चाहिए फलन में। तो फलन और संबंध, इन दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई नहीं समझ आया? आया? अच्छा, इनमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको और गौर करने। छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे डोमेन क्या होता है? डोमेन किसको बोलते हैं बताइए? डोमेन बोलते हैं किसी भी फंक्शन के जितने क्रमित युग्म हैं उनके पहले अवयवों का समुच्चय जो होता है, प्रथम अवयवों के समुच्चय को डोमेन कहा जाता है। क्या लिखेंगे? किसी फलन के क्रमित युग्मों में, कोई भी फलन हो उसके जितने क्रमित युग्म होंगे, क्रमित युग्मों में प्रथम अवयवों का समुच्चय, पहले जो अवयव, जैसे थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इस रिलेशन का आप डोमेन हमसे पूछो तो क्या बताएंगे हम? डोमेन के लिए क्या लिखा? किसी फलन के क्रमित युग्मों में प्रथम अवयवों का समुच्चय। जैसे ये फलन है और अगर इसका आप डोमेन हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? 3 क्रमित युग्म है, इनके जो पहले अवयवों का समुच्चय बनेगा 1 2 3। तो 1 2 3 इसको क्या बोला जाएगा? डोमेन। एक इसमें शब्द आता है रेंज, जिसको क्या बोलते हैं? परास। परास क्या होता है? किसी फलन के क्रमित युग्मों में दूसरे अवयवों का जो समुच्चय होगा उसको हम रेंज बोलते हैं उसका। तो इसका रेंज बताइए इसका। अब हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, क्लास 11th की चीजें। रेंज क्या होगा? 5 6, बस ये इसका रेंज होगा। कोडोमेन एक आता था, सह प्रांत इसको कहते थे, याद आया आपको? कोडोमेन किसको बोलते थे? तो ध्यान से देखिए, ए से बी में फंक्शन निकाला है ना आपने, तो पूरा जो बी समुच्चय होता है
इसी को हम कोडोमेन कहते हैं। 5 6 7 8 ये कोडोमेन होता है। समझ आ रहा है कुछ आपको? डोमेन क्या होता है बताएं? किसी भी फलन के क्रमित युग्मों में पहले अवयवों का जो समुच्चय तैयार होगा उसे डोमेन, किसी भी फलन के क्रमित युग्मों में दूसरे अवयवों का जो समुच्चय होगा उसे परास, किसी भी समुच्चय में या किसी भी फलन में जो आप जैसे ए से बी में एक फलन निकाला आपने, तो जो समुच्चय बी होता है बाद वाला समुच्चय, वो पूरा का पूरा समुच्चय क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। तो ये तो आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज रहा जो आप पहले क्लास 11th में आपने पढ़े। अब इसके बाद हम लोग आना स्टार्ट करेंगे अपने संबंध में कि कितने प्रकार का रिलेशन होता है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। अब संबंध तो आपने देखा ही कि किसको बोलते हैं। तो अगर दो समुच्चय ए और बी हैं, दो सेट ए और बी हैं, तो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय ही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संबंध। याद आया आपको? अच्छा, अब थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए बेटा। हमने लिखा कि माना कैपिटल आर समुच्चय ए में एक संबंध है। क्या मान लिया हमने? कि जो कैपिटल आर है वो समुच्चय ए में एक संबंध है। अब ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको कि संबंध जो होता था वो तो ए से बी में होता है, संबंध जो होता है वो तो दो सेट्स के बीच में लगता है ना। अब यहां तो हमने केवल एक ही समुच्चय बताया आपको, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि जब भी कभी कहीं पर भी लिखा होगा कि आर समुच्चय ए में एक संबंध है, तो आप समझ जाना कि जो आर होगा दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये ए क्रॉस ए से एक समुच्चय ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। या तो दो सेट आपको दिए जाएं ए और बी, तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसमें से संबंध बनाओगे। और अगर आपको एक ही सेट दिया गया है, एक ही समुच्चय दिया गया है और बोला गया कि आर समुच्चय ए में एक संबंध है, तो फिर आप आर कहां से लाओगे? आंसर है ए क्रॉस ए का कोई सबसेट ही आपका संबंध बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो कैलकुलेट करने के लिए ना मैं सेट ओ को मान लेता हूं, थोड़ा उससे ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। जैसे माना सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने सेट ए को मान लिया अपने मन से। तो बता सकते हैं बेटा आप मुझे कि ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? ए क्रॉस ए का ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, बस ऐसे ही तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे एलिमेंट्स आ गए क्रॉस ए के। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा रिलेशन के प्रकार स्टार्ट करते हैं। जैसे एक रिलेशन में लेता हूं सबसे पहले, वो रिलेशन हम ले लेते हैं, ठीक, इसको मैंने ले लिया नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे रिक्त संबंध।
एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। क्या होता है रिक्त संबंध, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। अगर कोई रिलेशन आपको इस तरह का दे दिया जाए, रिलेशन R इज इक्वल टू A कॉमा B इज सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 6, B इज इक्वल टू A प्लस 6 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A। देखिए ध्यान से, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है रिक्त संबंध की मैं बात कर रहा हूं। एम्प्टी रिलेशन, नल और वाइड रिलेशन, R इज इक्वल टू A कॉमा B, जो भी संबंध हो उसमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, ठीक। और उन ऑर्डर्ड पेयर में एक कंडीशन उन्होंने बताई कि जो B होना चाहिए वो A से 6 ज्यादा होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। कुछ समझ आया आपको? अच्छा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A, जिसमें जो ये पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट A को बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी सेट A को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि हमने A क्रॉस A निकाला है। अगर हम A क्रॉस B निकालते तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता वो A को बिलोंग करता और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता? B को बिलोंग करता। समझ आया आपको? ये एक संबंध, और मैंने कहा कि ऐसा संबंध बनाओ, ढूंढो, यहां पर ढूंढो कि क्या कोई रिलेशन आपको मिलेगा जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 6 बड़ा हो। फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट 6 बड़ा हो। बताइए है कोई? यहां पे कोई नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहां ऐसा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिला, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं मिला। नहीं मिला मतलब ये, इसको क्या लिख सकते हैं? 5। भाई जैसा आपने शर्त दी वैसा तो मुझे इसमें कहीं दिखा ही नहीं ना, तो हम कुछ लिख ही नहीं पाए। जब कुछ ही लिख ही नहीं पाए तो हमारा सेट कैसा रह गया? खाली। कैसा रह गया? रिक्त। इसलिए ये वाला संबंध कैसा संबंध हो गया? रिक्त संबंध। नहीं समझ में आया आपको? तो रिक्त संबंध, कोई भी संबंध रिक्त कब होगा? जब जो कंडीशन दे दी जाए आपको, वो कंडीशन आपको ढूंढने से मिले ही ना। तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध होगा? रिक्त संबंध होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर? एक तो ये रिलेशन हुआ। सेकंड रिलेशन की देखिए मैं बात करता हूं। सेकंड रिलेशन में मैं बात करूंगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध इसको कहेंगे। ये सार्वत्रिक संबंध कैसा होता है? देखिए बेटा, सार्वत्रिक संबंध ऐसा होता है कि R जो होता है, अगर मैं एक संबंध को बोलूं R इज इक्वल टू A क्रॉस A, ध्यान से थोड़ा देखिए, कोई संबंध अगर ऐसा है जिसमें A क्रॉस A के सभी अवयव आए जा रहे हैं, एक भी ना छूटे यहां पर, तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध होगा? सार्वत्रिक संबंध। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसका मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें क्या था? ये इसका एग्जाम्पल था। रिक्त संबंध किस संबंध को कहते हैं? जिसमें उसकी शर्तों को पूरा करने वाला कोई क्रमित युग्म आपको मिले ही ना। तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे? रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध कौन सा संबंध होगा? जिसमें जब हम, शर्त ऐसी हो कि जब हम क्रमित युग्म ढूंढने जाएं तो सभी क्रमित युग्म हमको मिल जाए, कि ये वाली शर्त तो सारे ऑर्डर्ड पेयर फुलफिल करते हैं, सारे मिल जाएं। आर में जब हम लिखना शुरू करें तो पूरा का पूरा A क्रॉस A ही आ जाए, उसमें एक भी एलिमेंट ना छूटे, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो कि हम इसको नहीं लिख सकते। तो ऐसा जो संबंध आएगा जिसमें पूरा A क्रॉस A ही शामिल हो जाए,
पूरे ए क्रॉस ए के सभी अवयव लिखे जा सकें, ऐसे संबंधों को सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। उसका एक एग्जाम्पल देखिए, उसका एग्जाम्पल ऐसा, ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ये देखो कैसा संबंध है, ध्यान से देखना। उन्होंने बोला एक ऐसा संबंध बताओ जिसमें इस तरीके के क्रमित युग्म लिखे हो, क्रमित युग्म लिखे हो, और उन क्रमित युग्मों में एक खास बात क्या हो कि अगर हम ए और बी का अंतर निकालें और उसका मापांक निकालें तो वो वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी आ जाए। क्या करें, ए में बी घटाएं, फिर उसका मॉड्यूलस निकालें, ऐसा करने से वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मिले, ऐसा संबंध बताओ। अब हम ढूंढने चले कि ये वाले संबंध को फॉलो करने वाले कितने अवयव यहां से हमको मिलेंगे। एक एक को ढूंढना शुरू किया, इसको लिया हमने, एक में एक माइनस किया, कितना बना, 0 का मापांक निकाला 0, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि माइनस करने के बाद मापांक 0 के बराबर हो तो भी चलेगा और 0 से बड़ा हो तो भी ठीक है। हमने दूसरे एलिमेंट को चेक किया, एक में 2 को माइनस किया, कितना आया, -1, एक में 2 को माइनस करोगे -1, मापांक निकाला 1, वो 1 0 से बड़ा आया, छोटा आया कि बराबर आया, बड़ा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। नहीं समझ आया तो आप कोई भी एलिमेंट चेक करके देख लो, ढूंढ के मुझे बताओ, मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूं, ढूंढिए क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसमें यह शर्त फुलफिल नहीं होगी। ढूंढिए, ढूंढ लिया, क्या मिला। अगर हम लिखने जाएंगे तो हम कौन कौन से लिख पाएंगे और कौन से उस शर्त को पूरी नहीं करेंगे, सारे लिख देंगे। अगर हम लिखने जाएंगे तो लिख देंगे सारे। तो इस प्रकार का रिलेशन क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध, ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों रिलेशन मिला के, ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन मिला करके, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये दोनों रिलेशन मिला के इनका एक नाम रखा गया है जिसे बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन मीन्स तुच्छ संबंध। तो तुच्छ संबंध कौन कौन से होते हैं बताइए, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों संबंधों को क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध बोला जाता है। ठीक है, एक रिलेशन और बात करेंगे हम जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध कैसा संबंध होता है, तत्समक संबंध ऐसा होता है जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। यानी कि तत्समक संबंध कुछ इस तरीके का रहेगा बेटा, जैसे ए कॉमा ए सच दैट, दोनों एलिमेंट कैसे हो, बराबर ही हो दोनों एलिमेंट, ये ऐसे रिलेशन को हम तत्समक संबंध बोलते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड, दूसरा भी तो ए है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर आपको। ऐसे इस तरह का जो रिलेशन आपको मिलेगा उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को बोला करेंगे तत्समक संबंध। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट और बाद वाले एलिमेंट दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, और वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहां ये ए जो अवयव होगा ये हम समुच्चय ए में से ले लेंगे।
समझ आई बात? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। इसका एक एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाता हूं। मैंने लिख दिया 1,1 2,2, बस। तो ये कैसा संबंध हो गया? जिसका फर्स्ट एलिमेंट, जिसके हर क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों आपस में कैसे हो? बराबर हो। ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे? तत्समक संबंध। फिर से एक बार बता दूं, जिसके सभी क्रमित युग्मों के पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, इसका पहला अवयव इसके पहले दूसरे अवयव के बराबर हो, चाहे जो क्रमित युग्म आप ले हो उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों कैसे हो? सेम। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशन को तत्समक संबंध बोल सकते हैं। आप 3,3 भी ले सकते हैं, तो भी यह संबंध कैसा है? तत्समक है, तो भी यह संबंध आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो ये अभी हमने 3 संबंधों की बात की, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तत्समक संबंध, और आपने इन्हें समझा भी। अब हम और आगे चलते हैं, जो इस चैप्टर में सबसे मेन रिलेशंस हैं उनको पढ़ने के लिए। तो आप इसे नोट करें, हम हटाएं फिर इसको। हमारा ये जो अगला रिलेशन है, ये कौन से नंबर में? 4 नंबर। इसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब ये जो रिलेशन आया, ये इस एक्सरसाइज का सबसे मेन रिलेशन आपका रहेगा। इस पर हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए। एक ऐसा संबंध जिसमें जो भी क्रमित युग्म होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो सब A, A टाइप के होंगे। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। आप ध्यान से देखिए जरा, आप ये सोच सकते हैं कि यही चीज तो बिल्कुल यहां लिखी गई थी। देख रहे हैं आप? तो फिर स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में फर्क क्या है? आप देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या इसमें डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा, जो स्वतुल्य संबंध होगा हमारा, उसमें एक वर्ड देखो आ रहा है यहां पर, एवरी। एवरी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। ये स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट, जिसके हर क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और ये कितनों के लिए ऐसा होगा? तो आंसर है एवरी A बिलोंग्स टू A। जितने भी अवयव समुच्चय A में मौजूद हैं, उन सब के लिए ये होना चाहिए, एक के लिए भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ बात समझ में आई हमारी? तब हम उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। आप फिर से एक बार सुन लो कि एक ऐसा संबंध जिसमें जो क्रमित युग्म हमको दिखेंगे, उनमें से कोई भी एक क्रमित युग्म हम पकड़ लें अगर, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड दोनों एक दूसरे के आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। और ये कितने अवयवों के लिए होना चाहिए? आंसर है उस समुच्चय में जितने अवयव मौजूद हैं सब के लिए ये होना चाहिए। अगर किसी एक के लिए भी छूट गया तो फिर वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ये शर्त नहीं थी। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, एक रिलेशन हमने लिया और वो रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3। अब बताएं क्या यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं है? चेक करिए, बताइए क्या यह स्वतुल्य संबंध है या नहीं? इस क्रमित युग्म को देखा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम, इसको देखा फर्स्ट और सेकंड सेम, इसको देखा फर्स्ट और सेकंड सेम, तो फिर खराबी कहां है? प्रॉब्लम कहां पर है? हाँ, प्रॉब्लम यहां है, हमने यहां एक वर्ड लिख के रखा हुआ है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A।
समुच्चय ए में जितने अवयव हो सबके लिए यह शर्त होनी चाहिए, लेकिन यह शर्त 1, 2, 3 के लिए तो है, 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, क्या 4 के लिए यहां पर है? 4 के लिए नहीं है, इसलिए यह संबंध कैसा नहीं है? यह संबंध रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन यह आइडेंटिटी रिलेशन है। बात समझ रहे? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि सबके लिए होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में बस इतना हो कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड बराबर होने चाहिए। सबके लिए है कि नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ आया? अच्छा, अब और बताइए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। 1 1 2 2 3 3 4 4। आप बताएं, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर समुच्चय ए में उपस्थित जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट्स मौजूद हैं। इनको डबलेट्स कहते हैं, हिंदी में द्विक शायद। तो इन सबको डबलेट्स बोलते हैं, जिनका पहला और दूसरा अवयव आपस में कैसा होगा? बराबर। ये डबलेट्स वर्ड प्रोबेबिलिटी में भी हमने देखा हुआ था, आता था। ठीक है, तो अगर सेट ए में मौजूद सारी एलिमेंट्स के प्रत्येक अवयव के डबलेट्स आ रहे हैं तो फिर वो रिलेशन कैसा माना जाएगा? स्वतुल्य। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन स्वतुल्य है। क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी की पहचान क्या है? उसका क्रमित युग्म का पहला और दूसरा अवयव सेम, पहला दूसरा सेम, पहला दूसरा सेम, पहला दूसरा सेम, पहला दूसरा सेम। क्या आइडेंटिटी से विचलित हुआ? तो ये कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन भी है। नहीं समझ में बात आई आपको? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखिए। इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था, ताकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस आपको दिखा सकूं। और देखिए एक एग्जांपल, एक रिलेशन ऐसा आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4, और यहां पर एक आ गया कुछ भी मान लो 1 2, ऐसा। आप बताइए सोच करके, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? स्वतुल्य है कि नहीं है? स्वतुल्य है। बिल्कुल सही बताया आपने। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य की शर्त क्या है? समुच्चय ए में मौजूद प्रत्येक अवयव के डबलेट्स होने चाहिए। समुच्चय ए में मौजूद 4 एलिमेंट है, चारों के डबलेट मुझे दिख रहे हैं यहां पर। अब आप ये सोच सकते हो, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ जाने दो, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? जो शर्त थी वो फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही? शर्त क्या थी कि समुच्चय ए में मौजूद सभी अवयवों के प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट चाहिए, तो प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट मिल गए। अब आपको कोई एक्स्ट्रा दे रहा है तो तुम्हें हर्ज किस बात का है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। आइडेंटिटी की क्या शर्त थी? सब डबलेट चाहिए, सब डबलेट चाहिए। लेकिन एक इस एलिमेंट ने पूरा काम बिगाड़ दिया। इसको क्या नहीं होने दिया? इसको आइडेंटिटी नहीं होने दिया। समझ आया आपको? तो आइडेंटिटी रिलेशन, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि वो रिलेशन जिस भी सेट का है उस समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, कम नहीं हो। ज्यादा अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि उस एलिमेंट के, उस सेट में जितने एलिमेंट है सबके डबलेट है कि नहीं है। सबके डबलेट जैसे यहां मिले, एक हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि एक एक्स्ट्रा आ गया तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। शर्त इतनी है कि समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं प्रत्येक अवयव का डबलेट चाहिए, तो प्रत्येक का डबलेट आपको मिल गया। जो शर्त थी वो फुलफिल हो गई। उसके अलावा 3-4 एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। वो कैसा रिलेशन माना जाएगा? रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो अब आप ये मुझे बताएं, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य संबंध।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो प्लीज आप इसे नोट करें। हम अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिलेशन हमने जो स्टडी करना है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में बोलेंगे सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? पहला कौन सा पढ़ा हमने? स्वतुल्य संबंध। दूसरा कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? सममित संबंध। सममित संबंध की क्या स्पेशलिटी होगी उसको ध्यान से देखिए। सममित संबंध की बेटा ये स्पेशलिटी होगी कि अगर इस संबंध में यदि कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो A1, A2 टाइप का है, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो A1, A2 टाइप का है, R को बिलोंग करता उस रिलेशन में है, तो अगर A2, A1 भी उसी रिलेशन में मौजूद है तो ऐसे संबंध को हम क्या बोला करेंगे? सममित संबंध। बड़ी शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूं, हर अवयव का अगर उल्टा पुल्टा मौजूद है, समझ रहे? अगर किसी रिलेशन में A1, A2 है तो उस रिलेशन में A2, A1 भी हो तो ऐसे संबंधों को क्या बोलेंगे? सममित। अगर किसी रिलेशन में A1, A2 तो है पर A2, A1 नहीं है तो फिर वो संबंध सममित संबंध नहीं हो सकता। तो सममित का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा सममित का मतलब सीधा सीधा उल्टा पुल्टा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो फिर से मैं क्लियर कर दूं और इसके बाद ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इन पर मैं आता हूं। सममित संबंध किस संबंध को बोलेंगे? अगर किसी संबंध में कोई क्रमित युग्म A1, A2 टाइप का है और उसी संबंध में A2, A1 टाइप का भी क्रमित युग्म है तो ऐसे संबंधों को क्या बोलेंगे? सममित। लेकिन अगर किसी रिलेशन में A1, A2 टाइप का तो ऑर्डर्ड पेयर है पर A2, A1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? क्या नहीं बोल सकते? सममित नहीं बोल सकते। तो अगर संबंध ऐसा है जिसमें प्रत्येक क्रमित युग्म का उल्टा पुल्टा आपको दिखता है तो ही वो संबंध सममित होगा, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल से जब चेक करेंगे तो हम सबको चेक करेंगे। फिर देखिए यहां पर हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक हैं कि नहीं, और क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हो तो आपको ये भी करना चाहिए कि इनमें ये भी चेक करके देखिए कि कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है। स्वतुल्य। पहले सिमेट्रिक की बारी आती है। देखो बेटा ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। एक एक एलिमेंट चेक करेंगे। क्या है यहां पर? 1, 2, तो इसमें क्या और होना चाहिए? अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो सममित नहीं है, और अगर है तो सममित है। अब इसमें 1, 2 तो है लेकिन हम देख रहे हैं 2, 1 कहीं नहीं है तो यह संबंध सममित नहीं है। नहीं समझ में आई बात? आया? नहीं आया? इसको चेक करो। 1, 2 है तो 2, 1 भी है। ध्यान से देखिए, हम अभी इस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। 1, 2 है तो इसका उल्टा पुल्टा है 2, 1 है। अब इसको चेक करिए। कभी कभी बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि हमने क्या बताया, हमने बोला कि 1, 2 है तो 2, 1 है क्या? उन्होंने देखा 2, 1 है तो बोले हो गया, इतने का काम खत्म। ऐसा नहीं है, अभी केवल ये एलिमेंट चेक हुआ है। एक एक एलिमेंट को आप चेक करोगे। फिर से देखिए यहां पर 1, 2 है तो कहीं पर 2, 1 दिखता है आपको? ये दिखता है, ठीक। अब एक चेक हुआ, दूसरा 2, 1 है तो कहीं पर 1, 2 दिखता है? ये दिखता है, इसका भी उल्टा पुल्टा है। 1, 1 है, 1, 1 है, इसका उल्टा पुल्टा क्या बनेगा? 1, 1 तो कहीं 1, 1 दिखता है? नहीं दिख रहा है, यही दिख तो रहा है। ऐसा
बिल्कुल मत सोचिए कि ये 1,1 है तो एक और जगह 1,1 होना चाहिए, ये नहीं सोचना। अगर 1,1 है तो इसका उल्टा कर दो तो भी क्या आएगा 1,1, और वो दिख तो रहा यही वाला हमको। 2,2 यहां पर है तो क्या कहीं इसका उल्टा मतलब 2,2 है, यही तो है। 3,3 है तो क्या उसका उल्टा पुल्टा कहीं पर 3,3 है, यही तो है। तो सब के उल्टे पुल्टे मिले कि नहीं मिले, यानी कि सभी संबंध कैसे हैं, मतलब ये वाला रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ना समझ आई बात आपको? क्यों भाई, आया? इसको चेक करिए। 1,2 है तो कहीं पर 2,1 है क्या, बगल में ही है। इसका उल्टा पुल्टा है, इसका देखो 2,1 है तो क्या और होना चाहिए, है कहीं, ये है। अब किसको चेक करोगे, 2,3 है तो कहीं 3,2 है, नहीं है। बस केवल इसकी वजह से ये सममित नहीं हुआ, ठीक है। कोई रिलेशन सिमेट्रिक है उसके लिए सबका उल्टा पुल्टा होना चाहिए, लेकिन कोई संबंध सिमेट्रिक नहीं है उसके लिए केवल एक का भी उल्टा पुल्टा ना होना पर्याप्त है। अगर इसका हमें 3,2 नहीं मिला तो हम यहीं से डिक्लेयर कर देंगे कि ये वाला रिलेशन सममित नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बारे में आइए बताइए। 1,1 इसका उल्टा करो क्या आएगा, है कि नहीं, यही है। 2,2 है इसका उल्टा पुल्टा 2,2 है कि नहीं, है। 3,3 है इसका उल्टा करो 3,3 है कि नहीं, यही है। 4,4 इसका उल्टा करो 4,4, यही 4,4 है। 1,2 इसका उल्टा करो, है, ये है। 2,1 का उल्टा ये है। 2,3 इसका उल्टा 3,2 कहीं पर है, पूरे में ढूंढा कहीं नहीं मिला, तो केवल इस एक एलिमेंट की वजह से पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक होने से वंचित रह गया। नहीं समझ में आई बात आपको? ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको चेक करिए, इसको 1,1 उल्टा करो, है इसमें, है। 2,2 उल्टा करो, है, इसमें है। 3,3 का उल्टा क्या आएगा, 3,3 वो भी है। 4,4 का उल्टा क्या होगा, 4,4 वो भी है। तो सारे अवयवों के हमें A2 A1 मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो ये संबंध कैसा है, सिमेट्रिक। क्या आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया, नहीं आया, आ गया? अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव आप पढ़ चुके हो तो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके साथ ही साथ आप और क्या चेक करो, रिफ्लेक्सिव को भी चेक करो। चलिए बताइए, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? स्वतुल्य कब होता है स्वतुल्य, जब सबके डबलेट हो। यहां तो एक ही का डबलेट है, केवल सबका डबलेट तो आया भी नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्या यहां पर सबके डबलेट है, 1,1 है, 2,2 3,3 है, तो वेरी गुड। यहां पर क्या नहीं है, इस एलिमेंट का डबलेट नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसको चेक करिए जरा, क्या सबके डबलेट हैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 नहीं है, और ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको चेक करिए, 1,1 2,2 3,3 4,4, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अरे इसमें तो ये एक्स्ट्रा भी आ गए ना, एक्स्ट्रा से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्सिव की शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी द डबलेट्स। इसके अलावा अगर आगे कुछ आ रहा है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये रिफ्लेक्सिव है। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको चेक करो बेटा, 1,1 2,2 3,3 4,4 सबके डबलेट्स हैं, कोई बचा तो नहीं, एक्स्ट्रा है तो नहीं, एक्स्ट्रा होने से कुछ दिक्कत है नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। समझ आया? तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहा जाएगा, जिसमें अगर कोई अवयव ऐसा है जो A1, A2 टाइप का है, तो
उसी रिलेशन में A2, A1 टाइप का एलिमेंट भी अवश्य होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। क्या मैं ये समझूं कि मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? ओके, प्लीज जल्दी से नोट करें। थर्ड रिलेशन में चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला जो रिलेशन हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या नाम होगा उसका? ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में इसको संक्रामक संबंध भी बोला जाता है, संक्रामक संबंध। ओके, इसकी क्या शर्त है? तो हमने एग्जाम्पल चेंज नहीं किए हैं, एग्जाम्पल हमने वही रखे, एक एग्जाम्पल केवल बढ़ा लिया है, एग्जाम्पल सारे वही हैं। अब सबसे पहले देखना ये है कि संक्रामक संबंध किस टाइप के संबंध को कहेंगे। ठीक है, जरा गौर करिएगा सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से 1 मिनट के लिए इधर देख लें। अगर आपका एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर यदि A, B उपस्थित है और B, C उपस्थित है, देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, याद रहे ये चीज कॉमन होनी चाहिए। समझ आया? A, B है और B, C है, इसका जो लास्ट है वो इसका फर्स्ट हो। उस वक्त अगर उसी संबंध में A, C भी आ जाए तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध। और समझिए, ध्यान से जरा गौर करिए, यदि कोई संबंध हमारे पास ऐसा है जिसमें A, B है और B, C है, तब A, C भी होना जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर उस संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन उसको कहा जाएगा। क्या समझे आप? अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें A, B है और B, C है, तो उसमें A, C का होना बेहद जरूरी है। अगर A, C भी है तो फिर ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध बोलेंगे। और एक चीज देखिए, अगर उसमें A, B है और B, C नहीं है तो फिर क्या होगा? तो वो संक्रामक है, तो वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। देखो A, B होने पर और B, C होने पर ही तो इसकी डिमांड आ रही है कि जब A, B हो और B, C हो तो A, C होना जरूरी है। लेकिन अगर A, B है और B, C नहीं है तो A, C का होना जरूरी नहीं है। अभी नहीं समझ आ रही बात? थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप अपने दिमाग में इसको अच्छे से बिठा लें। कैसे? फिर से बताइए मुझे। अगर किसी रिलेशन में A, B है और B, C है तो उसमें क्या होना जरूरी है? A, C, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट होना जरूरी है। लेकिन तो वो कैसा माना जाएगा? संक्रामक। लेकिन अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें A, B है और B, C भी है पर A, C नहीं है तो वो संबंध कैसा होगा? संक्रामक नहीं होगा। अब तीसरा सुनिए, यदि कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें A, B है और B, C ही नहीं है उसमें, तो A, C होना जरूरी है क्या? तो A, C होना जरूरी नहीं है। भाई हम चाहते तो यही है ना कि जब A, B और B, C हो तो A, C का होना जरूरी है। लेकिन अगर A, B है और B, C नहीं है तो A, C का होना कोई जरूरी नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आया? तो फिर से एक बार तीनों बातें मैं पूछूंगा, एक एक करके क्लियर करिए जल्दी से। अगर किसी रिलेशन में A, B है, B, C है और उसमें A, C भी है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? है, बिल्कुल सही। दूसरा, गौर से सुनिएगा, अगर किसी रिलेशन में A, B है, B, C भी है लेकिन A, C नहीं है तो वो रिलेशन संक्रामक है कि नहीं?
नहीं होगा। अब फिर अगला सुनिए, अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, तो क्या ए कॉमा सी का होना जरूरी है? नहीं जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? संक्रामक हम मानेंगे, क्योंकि ए कॉमा सी की डिमांड कब हो रही है? जब ए बी हो और बी सी हो, तब ए सी का होना जरूरी है। लेकिन अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी का होना कोई जरूरी नहीं है। समझ आ गया आपको? अब चेक करिए फिर से, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी कम सोच रहे हैं। ए बी है और बी सी है तो ए सी जरूरी है, लेकिन अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी जरूरी नहीं है। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आया। सो प्लीज सर्च करते हैं कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन से ट्रांजिटिव नहीं है। देखो 1 2 है, 2 3 है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है बिल्कुल। तो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना जरूरी है? 1 3 होना जरूरी है। 1 3 है क्या कहीं? नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को आप संक्रामक मानोगी कि नहीं? नहीं मानेंगे। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आया? क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि इसके पास ए बी है, बी सी है, पर ए सी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। इस पे आइए, 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना जरूरी है? तो क्या 1 1 कहीं दिख रहा है? यह दिख रहा है। अब इसको चेक करिए, 2 1 है, 1 2 है। देखो गौर से, 2 1 है और 1 2 है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है। आप आगे पीछे कहीं से भी चेक कर सकते हो। 2 1 है, 1 2 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 2 होना जरूरी है कि नहीं? है तो 2 2। अब देखो 2 1 है और 1 1 भी है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो 2 1 का होना जरूरी है। तो 2 1 दिख रहा है कहीं आपको? ये दिख तो रहा है 2 1, ठीक है। अभी यहां तक तो सारी चीजें सही है। 1 1 है, देखो 1 1 है और 1 2 है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो क्या होना जरूरी है? 1 2 होना जरूरी है। तो क्या कहीं 1 2 दिख रहा है आपको? यह दिख रहा है, 1 2 भी है, यह भी चेक हो गया। इसको चेक करिए, 2 2 है, 2 2 है और 2 1 है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, जिसका लास्ट और फर्स्ट मैच करेगा उसी को तो उठाना है। 2 2 है और 2 1 है, तो क्या होना आवश्यक है? 2 1 होना आवश्यक है। तो कहीं 2 1 दिख रहा है आपको? ये 2 1 दिख रहा है हमको, ठीक है। ये वाला एलिमेंट भी चेक हो गया। 3 3 है और इसका लास्ट क्या है? 3, तो कोई एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट होता है। अब 3 3 है, क्या है हमारे पास? ए बी, बी सी है कहीं? नहीं है। तो क्या ए सी जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही बताया आपने। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी है और हमारे पास बी सी है ही नहीं। जब हमारे पास ए बी होता है और बी सी होता है तब हमें ए सी चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास ए बी है और हमारे पास बी सी नहीं है तो हमें ए सी नहीं चाहिए। ए बी है, बी सी नहीं है, तो हमें ए सी नहीं चाहिए। संक्रमक में आएगा ये, इसलिए ये रिलेशन कैसा माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा। नहीं समझ में आया? चेक आपको एक एक एलिमेंट को करना है भाई। क्यों भाई? समझ आ रहा है? ओके, इसको चेक करिए इस रिलेशन को। 1 2 है, देखो 2 1 है, तो क्या जरूरी है होना? 1 1 है कहीं? है। 2 1 है, 1 2 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 2 है कहीं? है। ये चेक हो गया। इसकी बात करिए, 2 3 है, 3 3 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 3 है कहीं? यही है, ये भी चेक हो गया। इसकी बात करिए, 1 1 है, 1 2 है, तो क्या होना जरूरी है? 1 2 होना जरूरी है कहीं? यही है, ये भी चेक हो गया। इसको चेक करिए, 2 2 है,
और 2 1 है, 2 2 है, 2 1 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 1 होना जरूरी है कहीं? यही है। अभी एक और इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको कि 2 2 है और 2 3 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 3 होना जरूरी है कहीं? यही तो है, तो ये भी चेक हो गया। 3 3 है, लेकिन तो हमारे पास क्या है? ए बी है, क्या नहीं है? बी सी हमारे पास नहीं है। ए बी है, बी सी नहीं है, तो हमें ए सी भी नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन पे संक्रमक मानेंगे कि नहीं? मानेंगे संक्रमक। भाई मैं बार बार इसीलिए आपसे बोल रहा हूं, ए बी हो और बी सी हो, तब अगर ए सी ना हो तो संक्रमक नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी है, आपके पास बी सी ही नहीं है, तो ए सी हमें नहीं चाहिए। ऐसे भी संक्रमक हम मान लेंगे। इसको चेक करिए, 1 1 है, 1 2 है, क्या चाहिए? अरे ए बी है, बी सी है, तो 1 2 चाहिए है कहीं? यहीं पर है। 2 2 है, 2 1 है, तो क्या चाहिए आपको? 2 1 है कहीं? यही है। 3 3 है, तो ए बी तो है हमारे पास, पर बी सी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, आगे चलो। 4 4 है, कहीं पर 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? तो हमारे पास ए बी है, बी सी है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है, तो क्या होना जरूरी है? 1 2 होना जरूरी है। 1 2 यहां पर है, 1 2 है और 2 1 है। देखो इसका भी लास्ट और इसका भी फर्स्ट मैच कर रहा है। ये नहीं करेंगे, जितनों के लास्ट और फर्स्ट मैच करेंगे, सबको चेक करना है आपको। 1 2 है और 2 1 है, तो क्या होना आवश्यक है? 1 1 ये मौजूद है। इसको चेक करिए, 2 1 है, 1 2 है, तो क्या होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए, ये है। 2 1 है और 1 1 है, इसका भी तो लास्ट और फर्स्ट सेम है, तो 2 1 है और 1 1 है, तो क्या होना चाहिए? 2 1 है कहीं? यही है। 2 3 है और 3 3 है, तो क्या होना जरूरी है? 2 3 है कहीं? यही है। इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। नहीं समझ आया? इसको चेक करिए, 1 1 है, तो कहीं 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है? नहीं है। तो आपके पास क्या है? ए बी है, क्या नहीं है? तो ऐसी चाहिए क्या? तो मानो संक्रमक, मान लिया। आपके पास 2 2 है, कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा अवयव है, तो आपके पास क्या है? ए बी, क्या नहीं है? बी सी, तो ऐसी चाहिए क्या? तो मानो संक्रमक, मान लिया। ये क्या है हमारे पास? 3 3, यानी कि और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास? ए बी है, पर हमारे पास कोई बी सी, तो हमको ए सी भी नहीं चाहिए, और बिना ए सी के भी हम इसको संक्रमक मानेंगे। मान लो ये क्या है हमारे पास? 4 4। क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है? नो, नहीं है। तो हमारे पास क्या है फिर? ए बी है, क्या आपके पास बी सी है? तो ऐसी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ऐसी। फिर आपको, अगर आपको ऐसी नहीं चाहिए तो नहीं है इसमें, तो ये संक्रमक है कि नहीं है? संक्रमक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई एसी तो तब चाहिए जब ए बी हो, बी सी हो, तब एसी चाहिए हमको। और अगर केवल ए बी है और बी सी नहीं है, तो हमको एसी की दरकार नहीं है। इसको चेक करो जरा। देखो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, डबलेट्स, ये संक्रमक होते हैं। तो यहां से यहां तक तो चेक ही मत करो, अब यहां से चेक कर लो। 1 2 है, 2 2 है, पहले इधर से देखो। 1 2 है, 2 2 है, क्या चाहते हैं आप? 1 2 चाहते हैं, तो 1 2 ये है। हमारे पास 2 1 है और 1 1 है। देखो और भी चेक करो बेटा, अभी कम चेक हुए हैं। 1 2 है, किसको चेक कर रहे थे? इसको। 1 2 है, 2 2 है,
तो 1 2 चाहिए, ये मिल गया। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 चाहिए, है हमारे पास। 1 2 है और 2 3 है। 1 2 है, 2 3 है, क्या चाहिए हमको? 1 3 है, नहीं है। तो हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी है, लेकिन अब अगर हमारे पास ए सी नहीं है तो फिर ये संक्रमक नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में नहीं आई बात आपको? ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये? एक चीज छोटी सी और सुन लीजिए, एक रिलेशन और होता है जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोला जाएगा इसको? तुल्यता संबंध। तो अगर, याद रखिए, अगर एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर आपके पास कोई संबंध ऐसा होगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलते हैं? तुल्यता संबंध। क्या यहां पर कोई है? ये वाला देखो, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये संबंध कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध बताइए क्या होगा? अगर कोई संबंध ऐसा है जो कि रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो ऐसे संबंध को हम पूरा क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो ये हमने कर लिया एक्सरसाइज 1 जो आपकी है उसका इंट्रोडक्शन। समझ आया सभी को? तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। अब कल जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज या क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।